और बाद सेटिंग करना ज़्यादा जूम नहीं ना कर सकता मैं सर। वाला यूज़ कर ठीक है। यहाँ खड़े होकर सर लेक्चर दे दे। वो जो लाइन लगी हुई है ना नीचे वाली ये मार जाना स्पेशल से लेकर नीचे वाला ये मार देना। हाँ जी और ऊपर मैं ज़रा वो देखूँ लाइव पेज में ये सारे क्वेश्चन मैं एड्रेस कर दूंगा। वो तो ये तो आपने पहले से एड्रेस किया है। नहीं इसको जरा ये फाइनल टच ऑन दो। असल में इस पे फोकस करना पड़ेगा। हाँ ये मैं इसको डिटेल से कर दूँ। एक्सपेक्टेड टू क्या आ सकता है ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें मैंने डिटेल्स क्लाइमेट गवर्नेंस क्लाइमेट जस्टिस गवर्नेंस भी मैं कर जस्टिस जस्टिस पे शिफ्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर जेंडर में से आ सकता है क्लाइमेट चेंज जेंडर एजुकेशन में से एजुकेशन में कर चुका चिल्ड्रन और एक मिनट हो गया। ये चौदह लोग बिस्मिल्लाह कर ली अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये वीडियो आईसेफ के प्लेटफॉर्म से अब तक पहुंचाई जा रही है और चलिए थोड़ा सा ड्राइंग कर दो तो बोर्ड पे शिफ्ट करते हैं। क्या कुछ नहीं होगा वो दरवाजा क्यों खोल रहा है? सिग्नल प्रॉब्लम। अच्छा सिग्नल ठीक है चलिए। अच्छा कल स्पेशल सीएसएस स्टार्ट हो रहा है और पहला जो एसए और बेसिक का पेपर है तो कुछ लास्ट मोमेंट जो इंस्ट्रक्शंस हैं हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। देखें एसए का जहाँ तक ताल्लुक है एसए को हम कहते हैं गेटवे टू सीएसएस या गेटवे टू ब्यूरोक्रेसी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पेपर है, इसको बड़ा टेक्निकली हैंडल करना पड़ता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। और आमतौर पे आजकल जो टॉपिक्स आ रहे हैं थोड़े अनकन्वेंशनल नेचर के तो उसमें ऐसे बेसिकली एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ के क्रिएट किया जाता है। तो जब आपने ऐसे क्रिएट करना है तो कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको आप लोगों ने लाजमी फोकस करना है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ एग्ज़ाम हॉल के अंदर ऐसे के पेपर में आपकी चॉइस ऑफ टॉपिक। अब आपको वहाँ पे 4 कैटेगरीज के जो ऐसेज आएंगे जिस तरह एक्सपोजिटरी, पर्सुएसिव, आर्गुमेंटेटिव, ठीक है, और उसके साथ लिटरेरी एसेज या हम एब्स्ट्रैक्ट एसेज कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरीज जो है ना आपको एसेज आएंगे। एक्सपोजिटरी आ सकता है, पर्सुएसिव आ सकता है, आर्गुमेंटेटिव आ सकता है और लिटरेरी एसेज आ सकते हैं। तो वो आपने अपनी चॉइस के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक और अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक आपने टॉपिक डिसाइड करना है। वैसे सबसे सेफ चॉइस जो ऐसे में जो आपके पास एक्सपोजिटरी है तो यहाँ पे ऐसा कि आपको किसी स्टाम्प की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ आपने इंफॉर्मेशन बेस्ड एक्सप्लोरेशन करनी है टॉपिक की। यहाँ पे बात है पर्सुएसिव, वैसे भी यहाँ पे आपने एग्जामिनर के स्टांस को जस्टिफाई करना है, उसको वैलिडेट करना है। और आर्गुमेंटेटिव ऐसे थोड़ा टेक्निकल है और इसके लिए थोड़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए, यानी कि यहाँ पे आपका एक मेन स्टांस होगा थीसिस, फिर उसके साथ आपका काउंटर, उसका आर्गुमेंट आएगा एंटीथीसिस, फिर आप सिंथेसिस के जरिए अपने मेन आर्गुमेंट को रीइंफोर्स करेंगे। यानी कि आर्गुमेंटेटिव के अंदर आपका एक थीसिस होगा,
देन इसका रिलेटेड होगा एंटीथेसिस, और तीसरा हम इसके अंदर बिट सिंथेसिस के जरिए अपने मेन आर्गुमेंट को रीइंफोर्स करते हैं। ओके सर, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने ना कोशिश करने के सबसे पहला जो आपका स्टेप है जहाँ पे आपने ऐसे का टॉपिक चूज करना है, इस स्टेप को बहुत केयरफुली आपने अकॉम्प्लिश करना है। ऐसा टॉपिक चूज करना है जिसको आप बहुत कॉन्फिडेंट है, जिसके बारे में आपके पास कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, ठीक है। अच्छा, जब आपने टॉपिक को चूज कर रहे हैं ना, दूसरा फिर मरहला आता है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग और ब्रेन मैपिंग का। अब इन दो मरहलों के दौरान आप बेसिकली क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, आप ये डीकंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपके टॉपिक की डिमांड क्या है, यानी कि डिमांड ऑफ टॉपिक। फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक आ गया, उसके अंदर 2 कीवर्ड्स हैं, 3 कीवर्ड्स हैं, तो आप वहां पे डिसाइड करते हैं कि किस एरिया को कितनी वेटेज देनी है, क्या इनके दरमियान कोई कोरिलेशन मौजूद है, आपने इसको कॉज और इफेक्ट की फॉर्म में एस्टैब्लिश करना है, ठीक है। या जो भी आपने आर्गुमेंट्स वहां पे इंकलकेट करने हैं, वो आप अपने डिमांड ऑफ टॉपिक के अंदर उनको कॉम्प्रिहेंड करते हैं, अपने एरियाज को डिफाइन कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ऐसे का पास या फेल होने का बहुत बड़ा दारोमदार आपके टॉपिक की डीकंस्ट्रक्शन के ऊपर होगा कि क्या आपने एग्जामिनर की जो डिमांड है टॉपिक से, आपने उसको अंडरस्टैंड किया है, उसको डीकंस्ट्रक्ट किया है और उसको प्रॉपर्ली एड्रेस किया अपने पूरे ऐसे के अंदर। फिर तीसरा अहम जो मरहला है बेटा, वो आपका होगा आउटलाइन फॉर्मुलेशन। अब जो आउटलाइन है ना, ये बेसिकली आपके पूरे ऐसे का एक प्लान है, यानी कि आप किस तरह से राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप टिल द वेरी कंक्लूजन आप अपने पूरे ऐसे को अकॉम्प्लिश करेंगे। तो आउटलाइन के अंदर कुछ बेसिक चीजें आपने जो माइंड में रखनी है। नंबर 1, आउटलाइन के अंदर आपने यूनिफॉर्मिटी के प्रिंसिपल को अप्लाई करना है कि अगर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ जा रहे हैं तो यूनिवर्सली सेंटेंस स्ट्रक्चर को अप्लाई करें, अगर आप फ्रेज फॉर्मेट के साथ जा रहे हैं तो फ्रेज के साथ जाएं। कोशिश करें कि आप फ्रेज और सेंटेंस स्ट्रक्चर की मिक्सिंग ना करें, उससे स्ट्रक्चर आपके ऐसे का डिस्टर्ब होता है। नंबर 1। नंबर 2, आपने जब अपना कोई आर्गुमेंट देना है इन द फॉर्म ऑफ अ सब हेडर, तो कोशिश करें कि ओवर जनरलाइज्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको टारगेटेड रखें, उसको स्पेसिफिक रखें, ये बहुत जरूरी है। आमतौर पर जब आप बहुत ज्यादा ओवर जनरलाइज्ड हो जाएंगे और जिससे बहुत ज्यादा स्पेकुलेशंस इमर्ज कर सकती हैं या बहुत ज्यादा उसके साथ चीजें एसोसिएटेड होती हैं, तो एग्जामिनर को कॉम्प्रिहेंड करने में बड़ी मुश्किल होती है कि बच्चा एक्चुअली बात करना क्या चाह रहा है। और दूसरी चीज ये है कि आपका जो सब हेडर है उसको लाजमी आपके मेन हेडर के साथ कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। और उसके साथ आउटलाइन में जो एग्जामिनर की आपसे डिमांड है, उसमें बेटा सबसे पहली चीज है क्लैरिटी, यानी कि आप जो बात कन्वे करना चाह रहे हैं वो उसी सेंस में कन्वे हो रही हो, किसी किस्म की एम्बिग्युइटी, किसी किस्म की ओवर जनरलाइजेशन या किसी किस्म की कंफ्यूजन आपकी आउटलाइन में नहीं होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो आउटलाइन है उसकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत मैटर करती है, यानी कि आपके जो मेन हेडर्स होने चाहिए, उसके साथ आपके सब हेडर्स होने चाहिए, और उनके साथ अगर आप अपना कोई इन्फोर्सिंग आर्गुमेंट देना चाह रहे हैं, कोई रिपोर्ट मेंशन कर देते हैं, कोई सर्वे मेंशन कर देते हैं, कोई डाटा मेंशन कर देते हैं, तो उसकी प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। और वो चीजें आपकी प्रॉपरली हाईलाइट हो रही हो कि दिस इज योर मेन हेडर, उसके नीचे आपका सब हेडर है और उसके नीचे आपकी कुछ कंप्लीमेंट्री डिटेल्स आ सकती हैं। वैसे जरूर बेहतर यह है कि आप प्राइमरी और सेकेंडरी हेडर्स तक ही रहे, वो ज्यादा बेहतर है। उसके साथ आउटलाइन के अंदर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपकी आउटलाइन के अंदर एक कनेक्टिविटी नजर आनी चाहिए, कोहेरेंस नजर आनी चाहिए। और वो जो कोहेरेंस है वो 2 तरीकों से हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स इस तरह के होते हैं कि जिसके अंदर वो इशू बेस्ड टॉपिक होते हैं, और आपको पता है जब भी कोई एक इशू डेवलप होता है तो एक क्रोनोलॉजी के अंदर, एक सीक्वेंस के अंदर डेवलप होता है। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि मैं लिख रहा हूँ आउटकम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो मैं उसके वो लिख रहा हूँ पॉइंट्स। मैं सबसे पहले लिखूंगा इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, उसके बाद हीट वेव्स, फिर मैं लिखूंगा मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, उसके बाद लिखूंगा राइजिंग सी लेवल, उसके बाद फ्लड्स के बाद देयर विल बी डेवास्टेशन ऑफ क्रॉप्स, उसकी वजह से होगी फूड क्राइसिस, और देन देयर विल बी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस या ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं।
तो आप देखेंगे सारी की सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है, यानी कि इनके दरमियान एक लॉजिकल कनेक्शन मौजूद है, चीजें आपस में कनेक्ट हो रही हैं, इसको हम कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिविटी। एक तो लॉजिकल कनेक्टिविटी से कोहेरेंस आती है, और दूसरा तरीका कोहेरेंस को इंश्योर करने का होता है कि आप कैटेगराइजेशन करते हैं अपने आर्गुमेंट्स की, यानी कि आप अपने आइडियाज को उसको करने कैटेगराइज कर दें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल के अंदर, या आप उसको डिफरेंट लेवल्स पे एड्रेस कर लें, इंडिविजुअल लेवल, सोसाइटल लेवल, नेशनल लेवल और आपका ग्लोबल लेवल। ठीक है, तो कैटेगराइजेशन से भी आपकी आउटलाइन ऑर्गेनाइज हो जाती है, उसके अंदर एक कोहेरेंस आ जाती है, और दूसरा थ्रू लॉजिकल कनेक्शन। तो इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है, कहीं से ऐसा जाहिर ना हो रहा हो कि आपके दो जो आर्गुमेंट्स हैं किसी भी तरह से आपस में कनेक्टेड नहीं है या इररेलेवेंट है। तो रेलेवेंस और कनेक्टिविटी बड़ी जरूरी है। फिर एक और इम्पोर्टेंट जो डिमांड है एग्जामिनर की आपकी आउटलाइन में, वो है रेलेवेंस ऑफ योर टॉपिक, यानी कि आपने कोशिश करनी है कि जो आपके मेन हेडर्स हैं, मेन हेडर्स के अंदर आपने अपने टॉपिक के मेन कीवर्ड्स को वहां पे बोलो करना है। ठीक है, सिनोनिम्स यूज नहीं करने। सिनोनिम्स के लिए आपके पास सब हेडर्स में बहुत स्पेस है, तो जो मेन हेडर्स हैं दे शुड इंक्लूड द मेन कीवर्ड्स फ्रॉम योर एसे टॉपिक। ठीक है, आउटलाइन के अंदर आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। फिर अगला सेक्शन आता है आपका बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन के अंदर आप अपना एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखेंगे, बॉडी पैराग्राफ्स अपने अकॉम्प्लिश करेंगे और फिर अपने एसे को कंक्लूड करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के अंदर भी आपके पास डिफरेंट पैटर्न्स हैं, आप जेनेरिक स्टार्ट के साथ जा सकते हैं, आप हुक स्टेटमेंट या टेंशन ग्रैबर टाइप जो है ना अपना वो इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं। उसमें कोशिश ये रखें कि क्लैरिटी रखें, अपनी लैंग्वेज में सिंप्लिसिटी रखें, और उसके साथ जो है रेलिवेंट रहें। बहुत ज्यादा ओवर जनरलाइजेशन की तरफ भी नहीं जाना, टारगेटेड रहें, टॉपिक के साथ कनेक्टेड रहें, और ज्यादा प्रिफर्ड ये है कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं कैची स्टार के साथ, वो विद द जेनेरिक स्टार एक ब्रॉड स्टेटमेंट दें, उसको फिर नैरो डाउन करके अपने टॉपिक की तरफ आ जाएं। फिर अपनी आउटलाइन के जो मेन हेडर्स हैं उनको अपनी आउटलाइन के अंदर डिस्कस करें, और नेचुरली और अच्छा तरीका तो ये है कि जब आप अपने इंट्रोडक्शन को एंड करें तो वहीं पे आपका थीसिस स्टेटमेंट आना चाहिए, जो कि एक ट्रांजिटरी पैराग्राफ के तौर पे एक्ट करे, आपके इंट्रोडक्शन को ट्रांजिशन करे टुवर्ड्स योर बॉडी पैराग्राफ। तो फिर हम आते हैं अपने बॉडी पैराग्राफ में। तो बॉडी पैराग्राफ्स का जो एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है एकेडमिक राइटिंग का, वो आपने उसमें जरूर ख्याल रखना है कि हर बॉडी पैराग्राफ के अंदर आपने स्टार्ट करना है टॉपिक सेंटेंस से, और एक टॉपिक सेंटेंस आमतौर पे एक आइडिया कंटेन करेगा, और टॉपिक सेंटेंस के अंदर दो चीजें होंगी, एक आपका मेन आइडिया और एक आपका कंट्रोलिंग आइडिया। फॉर एग्जांपल, अब आप बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर, तो ये आपके मेन आइडियाज हैं, और आप उसके अंदर सब सेक्शन में आप उसकी कोई कॉज डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप क्लाइमेट चेंज की कॉज डिस्कस कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लेते हैं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वुड बी योर कंट्रोलिंग आइडिया, और जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है ये आपका मेन आइडिया होगा। टॉपिक सेंटेंस आपने इस तरह से स्ट्रक्चर करना है। फिर उसके अंदर आपने थोड़ी सी सब्जेक्टिव डिटेल्स देनी है, अपने सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स देने हैं। अच्छा, जो सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स है ना, दे कैन वेरी, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हो सकते हैं, वो सर्वेस हो सकती हैं, रिपोर्ट्स हो सकती हैं, वो आपकी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, वो कोई कोटेशन हो सकती है ना। देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ सपोर्टिंग डिटेल्स, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सिर्फ डाटा ही सपोर्टिंग डिटेल होता है, ओपिनियन भी सपोर्टिंग डिटेल है, आर्गुमेंट्स भी सपोर्टिंग डिटेल्स हैं। ठीक है, आपकी उसके साथ कोटेशंस और ये सारी चीजें आपकी सपोर्टिंग डिटेल्स में आती हैं। तो कोशिश ये करनी है जब आप बॉडी पैराग्राफ्स लिख रहे हो, तो अगर आप सीएसएस का क्वेश्चन पेपर भी देखें ना, तो जहाँ पे लिखा होता है कि मेक अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन, फिर आगे वो मेंशन करता है कि मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस। अब डिस्कोर्स हम कहते हैं बेसिकली आपका राइटिंग स्टाइल, आपका आर्गुमेंटेशन का स्टाइल, तो वो आपको उसमें लाजमी अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल, आप तो इसी तरह जब आप बॉडी सेक्शन कर रहे होंगे, बेटा आपने कोशिश करनी है तो उसमें मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस को अप्लाई करना है। अब सीएसएस का एग्जामिनर आपसे डिमांड करता है कि उसमें एक्सपोजिशन होनी चाहिए, उसमें नरेशन होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए और आर्गुमेंटेशन होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपोजिटरी टॉपिक में ही आप एक्सपोजिशन करेंगे, सिर्फ
एक लिटरेरी टॉपिक में ही आप नरेशन करेंगे सिर्फ आपके पास, या डिस्क्रिप्शन करेंगे और आर्गुमेंटेटिव के अंदर ही आप आर्गुमेंटेशन करेंगे। तमाम एसेस के अंदर आपने ये तमाम राइटिंग पैटर्न्स को अप्लाई करना है, ठीक है। फिर इस तरह ये बेटा आपके ऐसे की डिमांड्स हैं। अब कुछ एरियाज आपको पता है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। आपका अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, आपकी ग्रामर इट शुड बी फ्लॉलेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, आपके आइडियाज मैच्योर होने चाहिए, और कोशिश ये करनी है कि आउटलाइन के अंदर और अपनी बॉडी सेक्शन के अंदर कहीं से भी ये तासुर ना आए कि यू आर गिविंग वेरी सुपरफिशियल आर्गुमेंट्स। आपके पास टॉपिक की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, सुपरफिशियल नहीं रहना, ठीक है। ऐसा आपने एक इंप्रेशन देना है कि यू आर डीपली कनेक्टेड विद दिस टॉपिक, ठीक है, और आप इसकी तमाम डेवलपमेंट्स, इसके तमाम डोमेन्स को अच्छी तरह से समझते हैं और उसका आप एक अच्छा एनालिसिस प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह बेटा फिर दूसरा पार्ट हमारे पास है प्रेसी, और ऐसे की तरह प्रेसी इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट, और इसकी इम्पोर्टेंस को अंडरमाइन हम नहीं कर सकते। सीएसएस के अंदर जितना बड़ा फेलियर एक रेशियो है इक्विवेलेंट टू दैट या थोड़ा सा उससे कम, प्रेसी के अंदर हम देखते हैं बहुत बड़ी तादाद एस्पायरेंट्स की फेल होती है। तो हम टिपिकली सिर्फ प्रेसी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा, प्रेसी के क्वेश्चन की जहां तक बात है तो प्रेसी में बेटा बेसिकली टेस्ट हो रही होती है आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कि आपने एक पैराग्राफ को पढ़ा और उस पैराग्राफ को पढ़ के आपको समझ कितनी आई है, कि आपने उसके कोर आइडियाज को या सेंट्रल थीम को आपने कॉम्प्रिहेंड कर दिया। बेसिकली आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट है। तो प्रेसी में कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसको आपने फोकस करना है। सबसे पहली चीज आती है आपका टाइटल। अच्छा, टाइटल में बच्चे जो है ना, बच्चों की आमतौर पे ओपिनियन यही है कि टाइटल में सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। अगर 40 बच्चे प्रेसी लिख रहे हैं और 40 बच्चे प्रेसी पास भी कर रहे हैं और सबके टॉपिक्स डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये है कि हम जो भी लिखेंगे वो सही होगा, ऐसा बेटा नहीं, इट इज अ मिथ। तो टाइटल जो है ना, कोशिश करनी है इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक, नंबर 1। दूसरी बात ये कि जो आपका टाइटल है बेटा ये रिफ्लेक्टिव होना चाहिए। रिफ्लेक्टिव का मतलब ये है कि आपकी प्रेसी के अंदर जो जो आइडियाज डिस्कस किए जा रहे हैं ना, वो तमाम आइडियाज को रिफ्लेक्ट कर रहा हो आपका टॉपिक। बहुत ओवर जनरल नहीं रखना। फॉर एग्जांपल आपकी सारी की सारी जो प्रेसी है ना, वो समर का, अगर हम समर सीजन की बात करते हैं, आपकी प्रेसी समर सीजन का इम्पैक्ट बता रही है और आप टाइटल रखते हैं इम्पैक्ट ऑफ सीजन ऑन ह्यूमन लाइफ, तो वो गलत है। आप सीजन को जस्टिफाई करें, अगर नीचे बात सिर्फ समर की हो रही तो आप लिखें इम्पैक्ट ऑफ समर। तो आपका जो टॉपिक है इट शुड शो अ डीप कनेक्शन विद योर अंडरलाइन पैराग्राफ, ठीक है, एक कनेक्टिविटी नजर आनी चाहिए। तो टाइटल जो आपका रिफ्लेक्टिव होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए, इसको ओवर जनरलाइज्ड नहीं रखना। दूसरी बात कोशिश करनी है कि जो आपका टाइटल है इट शुड बी इन अ फ्रेज फॉर्मेट। फ्रेज की फॉर्म में ऐसे अपना टाइटल रखना है, सेंटेंस की फॉर्म में जो टाइटल है आमतौर पे वो रेकमेंड नहीं किया जाता। फिर बेटा प्रेसी के अंदर एक और बहुत बड़ा मिथ है, स्टूडेंट्स को लगता है कि प्रेसी इज ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्शन, 1/3 करते हैं और जैसे आइडियाज दिए हैं वैसे लिखने हैं, प्रेसी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। प्रेसी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन बहुत मैटर करती है। देखिए, प्रेसी लाइक ऑल पैराग्राफ्स इज अ पैराग्राफ, और हमें इसको एक पैराग्राफ की तरह ही डील करना चाहिए। हर पैराग्राफ का एक प्रॉपर हेडर होता है, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद एसोसिएटेड डिटेल्स आती हैं और उसके बाद हम उसको सम अप करते हैं। तो आपकी प्रेसी स्टार्ट होनी चाहिए एक अच्छे टॉपिक सेंटेंस के साथ, और टॉपिक सेंटेंस आपकी पूरी की पूरी प्रेसी को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि एक ऐसी प्रेसी है जिसमें ग्लोबलाइजेशन के प्रॉस एंड कॉन्स दोनों को डिस्कस किया गया है, और आप टॉपिक, अब आपने देखा कि जी पहले पार्ट में तो डिस्कस किया जा रहा है प्रॉस, और आप उसमें लिख देते हैं अपना टॉपिक सेंटेंस कि ग्लोबलाइजेशन हैज सर्टेन प्रॉस। अब ये आपका टॉपिक सेंटेंस बन गया है। अब एग्जामिनर क्या अंडरस्टैंड करेगा कि आपके नीचे वाले पूरे पैराग्राफ में सिर्फ प्रॉस की बात की जा रही है, लेकिन जैसी वो चौथी पांचवी लाइन में आएगा वो देखेगा बच्चा तो नीचे कौन सी भी वो कर रहा है, उसको लिख रहा है, वहां पे उसको डेलिनेट कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि एग्जामिनर की क्या परसेप्शन बनेगी कि बच्चे ने पूरे पैराग्राफ को कॉम्प्रीहेंड नहीं किया, बच्चे ने इनकम्प्लीट पढ़ा और इनकम्प्लीट जो आइडिया था वो अपने टॉपिक सेंटेंस में दे दिया। तो आपने प्रेसी को अच्छी तरह से पढ़ना है और पूरी प्रेसी का जो सेंट्रल आइडिया है वो आपने उससे अपना टॉपिक सेंटेंस बनाना है। फिर टॉपिक सेंटेंस
के बाद जो बाकी की सारी डिटेल्स हैं उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं आपने टेक्स्ट, फिगर्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स और जितनी भी अननेसेसरी डिटेल्स हैं, एग्जांपल्स वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह, बेटा वो आपने एलिमिनेट कर देनी है। आपने सिर्फ सेंट्रल आइडियाज पिक करने हैं हर किसी सेंटेंस के अंदर। अगर किसी सेंटेंस के अंदर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो उसको एक्सपेरिएट कर दे। तो इस तरह आपने जो भी कोर आइडियाज हैं उनको आपने रिटेन करना है, अननेसेसरी डिटेल्स को आपने एक्सपेरिएट करना है और उन तमाम आइडियाज को आपने लॉजिकली प्लेस करना है अपनी प्रेसी के अंदर। जब प्रेसी के अंदर सीक्वेंसिंग बहुत जरूरी है, हर आइडिया को वहीं पे प्लेस करना है जहां पे उसको होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। टॉपिक सेंटेंस से आप स्टार्ट करें, अच्छा टॉपिक सेंटेंस जो पूरी प्रेसी को इंडिकेट कर रहा हो, फिर एसोसिएटेड डिटेल्स आए एंड वो जो डिटेल्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए। अब अगेन वही बात, लॉजिकली आप कनेक्ट कर रहे हैं सीक्वेंस के अंदर, वो भी ठीक है, या आप कनेक्टर्स यूज कर रहे हैं, सिमिलरली, एडिशनली, फर्दरमोर, मोरओवर, हाउएवर, इस तरह से करके अगर कहीं पे आपने कंपेयर करना है तो ऑन द अदर हैंड कर लें, मीनवाइल, इस तरह से, ठीक है। तो कनेक्टर्स यूज करें ताकि आपकी पूरी प्रेसी एक यूनिट पैराग्राफ की तरह एक्ट कर रही हो, उसमें एक यूनिफॉर्मिटी रिफ्लेक्ट हो रही हो और ऐसा लगे कि आपने वाकई सही मानों में उसको पैराफ्रेज किया है। जब प्रेसी के अंदर ना आपके दो बेसिकली आपके स्किल्स काम आते हैं। पहला स्किल है बेटा आपका कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये कि आपने दिए गए कॉन्टेक्स्ट को कंसाइज करना है, थोड़ा ब्रीफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब एक्चुअली यही होता है, जब आप किसी चीज को कंसाइज कर रहे हैं ना तो आप मेन आइडियाज को इंक्लूड कर रहे हैं, अननेसेसरी जो डिटेल्स उनको आप क्या कर रहे हो, पर्ज आउट कर रहे हो, एक्सपेरिएट कर रहे हो। दूसरी बात ये कि दूसरा इसमें अप्लाई करते हैं पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग का मतलब ये है कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर उसको थोड़ा सा चेंज कर देना है, बात वही रहेगी लेकिन बात करने का अंदाज बदल जाएगा, ताकि वो एक इंप्रेशन ना पड़े कि आप दिए गए कॉन्टेक्स्ट को ही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं या उसे ही रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ये भी तासुर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये बेटा कुछ लास्ट मोमेंट की गाइडलाइंस इनको आपने अपने माइंड में रखना है। और बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। और अभी छोटी सी आपके साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आउटलाइन बनाने कैसे। तो ऑब्वियसली कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी ये पहली अटेम्प्ट होगी और कुछ ऐसे भी लाजमी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कहीं से ऐसे तरह की कोचिंग नहीं ली होगी या कहीं ग्रेजुएशन भी नहीं करवाई होगी। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है कि दे शुड लर्न थ्रू देयर फर्स्ट अटेम्प्ट। तो उसका थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। और बाकी ये जो चीजें थी इनको लाजमी बेटा बॉदर कीजिएगा, इनको कंसल्ट इनके मुताबिक जो है ना कोशिश कीजिएगा अपना अटेम्प्ट को आप अकॉम्प्लिश करें। अभी इसके बाद हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं ऐसे का टॉपिक लेके कि एक आइडियली एक आउटलाइन का जो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, हेडर कहाँ पे आना चाहिए, सब हेडर किस तरह से पोजीशन करना है, और अगर आपने सब हेडर के अंदर भी कोई कम्प्लीमेंट्री डिटेल, आर्गुमेंट या रिपोर्ट या सर्वे ऐड करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मेट होता है। कमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, कमेंट्स देख लेते हैं। बेटा हाई वोकैबुलरी एक मिथ है, आपने सिंपल रहना है, आपने टू द पॉइंट रहना है और आपने थोड़ा ना वो एरर फ्री रहना है। क्लियर लिखें, वोकैबुलरी इतना मैटर नहीं करती। और कैन वी डू क्रिटिसिज्म इन एक्सपोजिटरी? ऐसे बेटा अगेन इट डिपेंड्स ऑन डिमांड ऑफ योर टॉपिक। अगर कोई इस तरह का इशू आ रहा है कि जहां पे आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं किसी खास एंटिटी के रोल के ऊपर, यू शुड गो फॉर दैट, ठीक है।
तो उसका सिंपल आंसर है डिपेंड्स ऑन डिमांड ऑफ योर टॉपिक। यहाँ सर व्हाइट बोर्ड को क्लियर कर लीजिए। थैंक यू। अच्छा सर, कोई भी एक टॉपिक आप उसको अभी हम एक सिंपल बेटा एक सैंपल आउटलाइन आपको ड्रॉ करके बता देते हैं। ऑब्वियसली उन स्टूडेंट्स को टारगेट करते हो जिनकी फर्स्ट अटेम्प्ट है और जो ऐसे में कोशिश कर रहे हैं कि हमने ऐसे के अंदर जाके सीखना है, ऐसे कैसे लिखना है, उनके लिए हम ये कर रहे हैं। तो नॉर्मली आउटलाइन का जो फॉर्मेट है अकॉर्डिंग टू एफपीएससी पैटर्न वो क्या होना चाहिए। वैसे आपके पास कोई भी ऐसे का टॉपिक आ गया, हम जनरल उठा लेते हैं क्लाइमेट चेंज। एक जनरल एक्सपोजिटरी नेचर का भी टॉपिक लिया है, क्लाइमेट चेंज कॉजेस एंड वे फॉरवर्ड, ठीक है। और अगर हम इसको बेटा आउटलाइन बनानी है तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ योर टॉपिक। तो अब देखें कि अगर आपके पास कोई टॉपिक ऐसा आता है जिसमें कोई पंक्चुएशन मार्क दिया गया, लाइक यहाँ पे कॉलन है, तो कॉलन से पहले वाला जो पार्ट है ना उसको आपने ज्यादा अपने ऐसे में टारगेट नहीं करना। वो 5 to 10% इज मोर देन इनफ, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है डिजिटल डेमोक्रेसी प्रोस एंड कॉन्स, तो आपने डिजिटल डेमोक्रेसी के ऊपर नहीं सारा बताने लग जाना, उसको पता है डिजिटल डेमोक्रेसी, सिंपल एक आधा हेडर दे दो उसके ऊपर, मेन हेडर, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर सिंपल कोई यूनिवर्सल पैटर्न हम देखें, बेटा पहला आपका जो हेडर है इसमें बन जाएगा इंट्रोडक्शन। अब देखिए कुछ अब डिफरेंट पैटर्न, अब कुछ बच्चे ऐसा करते हैं इंट्रोडक्शन के नीचे अपने सब हेडर्स दे देते हैं, ठीक है। आप देना चाहें तो इट्स ऑल योर चॉइस, कोई इसमें वो दो राय नहीं, आप देना चाहते दे सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आप देंगे तो फेल हो जाएंगे, नहीं देंगे तो फिर उसमें कोई इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ओवरऑल असेसमेंट के ऊपर। आप सिंपल वैसे भी रखते हैं, इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन। फिर दूसरी देखो अब आपकी डिमांड क्या है, इंट्रोडक्शन है। अब आपका क्योंकि यहाँ पे 3 कीवर्ड्स है, क्लाइमेट चेंज है, फिर उसकी कॉजेज है, फिर उसका वे फॉरवर्ड है। तो अब सिंपल दूसरी हेडिंग रख लें, ओवरव्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इस एक बॉडी पैराग्राफ के अंदर आप क्लाइमेट चेंज के बारे में चीजें अपनी सारी अब उसमें कर देंगे एग्जामिनर को। फिर बेटा मेन हमारी देखें तीसरा जो मेन हेडर बनेगा दैट वुड बी कॉजेज। अच्छा, अब यहाँ से कुछ चीजें आप अगर आप सिंपल यहाँ पे लिख देंगे ना कॉजेज, कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, सिर्फ एक वर्ड लिख दिया कॉजेज। अब देखो ये बहुत ओवर जनरल है, ओवर जनरलाइज है, पता नहीं चल रहा किस चीज के आप कॉजेज बता रहे हैं। तो आप इसको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाएं, आप बता दें कि कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और उसके अंदर अब आपकी मर्जी है, अब आप अगर कॉजेज बता रहे हैं, देखो अब आपसे डिमांड क्या है एग्जामिनर की कि यहाँ पे कोहेरेंस होनी चाहिए, लॉजिकल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अगेन आपके पास दो उसके पैटर्न्स हैं, आप इसको या तो कैटेगराइज कर लें या आप इसको वैसे लॉजिकली कनेक्ट कर लें। अब मैं सिंपल बता दूं, मैं इसमें कर देता हूँ कि मेरे पास जो ए है दैट इज ह्यूमन हिस्ट्री कॉजेज, ठीक है। मैं ह्यूमन हिस्ट्री कॉजेज यहाँ पे लिख देता हूँ सारी, इसी तरह से 1 2 3 4, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं नीचे इसको डिस्कस कर देता हूँ नॉन ह्यूमन हिस्ट्री कॉजेज या नेचुरल कॉजेज, ठीक है। इसी तरह आपकी वो नीचे आ जाएंगी।
उसके बाद अगला जो है हमारे पास दैट इज वे फॉरवर्ड। अब देखो बेटा यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स इसका ये होना चाहिए कि सर इसके इफेक्ट्स लिखेंगे। अब देखो अगेन वही बात आती है कि वी हैव टू कंप्लाई विद आवर डिमांड ऑफ टॉपिक, कि एग्जामिनर आपसे क्या डिमांड कर रहा है, जो चीजें डिमांड कर रहा है आप उन्हीं के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करें, उसका आपको क्रेडिट अच्छा मिलेगा, बजाय ये कि आप वो चीजें ऐड कर रहे हैं जो आपसे पूछी नहीं गई। तो नीचे उसके बाद आप सिंपली आ जाएं अपने वे फॉरवर्ड पे। अच्छा, वे फॉरवर्ड की जगह आप बहुत से यहाँ पे हेडर्स यूज कर सकते हैं। उसको आप रिकमेंडेशंस लिख सकते हैं, रिमेडियल कोर्स ऑफ एक्शन लिख सकते हैं, वे फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और वे फॉरवर्ड टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज कर लें, उसके अंदर भी आप ज्यादा बेहतरीन तरीका ये, क्योंकि वे फॉरवर्ड यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, ये एग्जामिनर की डिमांड है, तो कोशिश करें कि इसको भी थोड़ा अच्छे तरीके से अकॉम्प्लिश करें। वे फॉरवर्ड में आप लिख दें कि जो आपके पास शॉर्ट टर्म पॉलिसीज हैं और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज में आप लिख दें कि सेफ इवैक्यूएशन होनी चाहिए, और उसके अंदर आप रिफ्यूजी कैंप्स एस्टैब्लिश कर दें और उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करें। शॉर्ट टर्म मेजर्स जो आप ले सकते हैं, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है उसको थोड़ा सा एक्सपीडाइट कर दें। इसी तरह आपकी आ जाएगी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस या लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इसके अंदर आ जाएंगी, और उन लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के अंदर आप बता दें डैम्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। डैम अब 2 दिन में थोड़ी बन जाना है, उसको टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। डैम कंस्ट्रक्ट करें, क्लाइमेट चेंज अथॉरिटीज बनाएं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, ठीक है। और उसके साथ आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आए अपने जो क्लाइमेट मिनिस्ट्री है और उससे रिलेटेड जो पूरी हायरार्की है उसको फंक्शनलाइज करें, वो आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज में आ जाएंगे। इसी तरह बेटा लास्ट आपका फिर हेडर बन जाएगा यहाँ पे कंक्लूजन। अच्छा, ये देखें, ये एक जनरल पैटर्न है किसी भी ऐसे को अटेम्प्ट करने का आउटलाइन। यू स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन, फिर आप डिमांड ऑफ टॉपिक के मुताबिक अपने मेन हेडर्स देते हैं और मेन हेडर्स के साथ आप ऐड करते हैं अपने सब हेडर्स। देखो अब यहाँ पे आउटलाइन के अंदर कोशिश आपने फिर वही करनी है कि अगर आप सेंटेंस फॉर्मेट में जा रहे हो तो अप्लाइड यूनिवर्सली, यूनिफॉर्मली आपने फिर सारी आउटलाइन सेंटेंस स्ट्रक्चर में ही बनानी है। और अगर आप फ्रेज फॉर्मेट में जा रहे हो जिसका ये है तो फिर आप फ्रेज के अंदर है थ्रू आउट ईयर। अब अक्सर होता है कुछ बच्चे आर्गुमेंट्स देते हैं, कॉजेज ह्यूमनिस्टिक कॉजेज हैं, तो आप लेट्स से आप पहली बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपने कॉज लिखी ह्यूमनिस्टिक कॉज, और आप नीचे डेटा देना चाह रहे हैं अपनी बात को सप्लीमेंट करने के लिए, तो आप लिख दें कि केस इन स्टडी या केस इन पॉइंट यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम रिपोर्ट 2022। ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप अपने एग्जामिनर को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपके पास वैलिड आर्गुमेंट्स मौजूद है अपनी इस बात को साबित करने के लिए। ये भी तरीका है, अप्लाई इसको बेटा अडॉप्ट किया जा सकता है। और अगर आप इसको नहीं भी यूज करते तो फिर भी कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप परेशान होकर मैंने नहीं लिखा तो पता नहीं फेल हो जाऊंगा। आपने जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आउटलाइन की आपने उसको फुलफिल करना है। बाकी वैल्यू एडिशन है वो आप कंप्लाइंग विद द डिमांड ऑफ टॉपिक, अगेन का डिमांड ऑफ टॉपिक से बाहर नहीं जाना, डिमांड ऑफ टॉपिक के मुताबिक आप जो है अपने आउटलाइन में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। केस स्टडीज को यहाँ पे मेंशन कर दें, कोर्स को मेंशन कर दें, इस तरह से ये पैटर्न है, इसको आप लोगों ने फॉलो करना है। और अगेन दैट्स ऑल अबाउट टुडे, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पायरेंट्स हु आर अपीयरिंग इन टुमारोज essay paper।